कालिक जो इशू है लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, वो ये है कि हमारा नेपाल से बॉर्डर लगता है। बॉर्डर जो है वो ओपन बॉर्डर है और वहाँ पे दो दिक्कतें, एक तो ओपन बॉर्डर है, दूसरा कि कई सारे वहाँ पे हज़ारों 13,000 में कहीं पढ़ा था, कहीं 15,000 लोग कह रहे हैं कि कैदी वहाँ से निकल कर भाग गए हैं। अब ये हम लोगों के लिए कितना बड़ा सुरक्षा के लिहाज से कितना बड़ा चैलेंज है और हम लोगों के लिए इसको मैनेज कर पाना कितना मुमकिन दिख रहा है आपको? धन्यवाद लक्ष्मण जी। देखिएगा, नेपाल के साथ हमारा 1751 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिसे सशस्त्र सीमा बल उसको मैन करता है। दोनों बॉर्डर जो है वो ओपन है, बाउंड्री डिफाइंड है, बाउंड्री पिलर है, लेकिन फेंसिंग नहीं है। और जैसे आपने बिल्कुल कहा, 20-30 हजार जो वहाँ से कैदी है वो भागे हैं 70 एक डिस्ट्रिक्ट से, जो भी जेल से है, जिनमें से कुछ एक पकड़े भी गए हैं जो सवाल तो। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इस पे कोई शक नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ओपन बॉर्डर है और नॉर्मली आना जाना, मतलब मैं कहूंगा कि नेपाल और भारत के बीच में एक ऐसे संबंध है जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं, रोटी का और बेटी का जो रिश्ता है नेपाल के और हमारे बीच में। लेकिन हम लोगों को समझना होगा कि नेपाल के बीच में जब से राजाशाही खत्म हुई है तब से, और जब से ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, कंबाइंड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ये जो हैं लोग, ये जरूर कम्युनिस्ट और लेनिनिस्ट अपने आप को कहते हैं, पर ये उनकी जो सोच है या उनके जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी की सोच है, वो कैपिटलिस्ट है। यानी कि वो पैसा कमाना, दिखाना, और बाकी जो आवाम है, आप मानेंगे कि तकरीबन नेपाल के 10% लोग जो है वो देश के बाहर काम करते हैं, और वो 10% लोग 33% उनके जीडीपी को वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और इतना करने के बाद भी आज की तारीख पे सिर्फ $1480 प्रति पर कैपिटा जीडीपी है नेपाल का। तो आप ऐसे समझ सकते हो। और ऐसे इसमें जब हम लोग भी, जब फौज में जब मैं था, तो जब हम अपने ट्रुप्स को छुट्टी भेजते थे, हम उन्हें 4 महीने की छुट्टी भेजते थे। क्यों हम 4 महीने की भेजते थे? दूर होता था, जाना आना मुश्किल होता था, तो 4 महीने की छुट्टी में वो अब कम से कम अपने घर में रहता, वापस आता था, और फिर 2 साल वो आराम से नौकरी करता था। लेकिन अब सोशल मीडिया के जमाने में हम लोग हर एक दूसरे के साथ हर वक्त बात कर सकते हैं। अब ये वक्त जो आपके अगर 10% जो लोग जो देश के बाहर काम करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया और ये जो 26 से 27 ऐप को बैन किया है, इसमें 17 ऐप तो अमेरिकन ऐप्स हैं। टिकटॉक तो तब भी काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं चीन का हस्तक्षेप है, कहीं ना कहीं अमेरिका, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के बरखिलाफ आप समझ सकते हैं कि उनके प्रधानमंत्री, जिनको अभी भागे नहीं है, वो वही अपने सैनिक के किसी बैरक पे हैं नेपाल के अंदर। वो ओली साहब क्या कह रहे हैं? मतलब ओली साहब के जो अपने स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो वाकई चिंताजनक है। तो ये कहना कि भारत ने इस तरह की कार्रवाई की, उन्होंने कहा लिपू लेक और काला पानी जो है नक्शे का है, इसलिए उन्होंने भारत हमसे नाराज है, भारत मेरे से नाराज है, क्योंकि मैंने कहा कि राम का जन्म तो नेपाल में हुआ है, अयोध्या में नहीं हुआ है। ये जो बातें हैं नेपाल के अंदर, ये बहुत टाइम से, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि चीन अब नेपाल जो जाना जाता है बीच में 2 बातों के लिए, एक गौतम बुद्धा और दूसरा है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट में कौन देश है? एक चीन और एक नेपाल। बुद्धा में कौन देश है? एक भारत और एक नेपाल। तो नेपाल को कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिसके कारण वो भारत के साथ उसकी मैं ये नहीं कहूंगा अंडर, लेकिन कुछ ना कुछ अंडर करंट एक सा रहता है। मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। जैसे ही अपनी नेपाल की फौज आई, आपने देखा कि शांति बहाल हो गई नेपाल के अंदर, और सब कुछ तकरीबन अंडर कंट्रोल है और अंडर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि नेपाल की जो फौज है वो बहुत प्रोफेशनल फौज है, उनके सामने वो कोई टिक नहीं सकेगा। लेकिन ये जो यंगर जनरेशन है, जिनको हम जेन ज़ी बोलते हैं, या नेपो किड्स है, जिनको हम बार बार बात करते हैं, कि जिनके कारण वहां पर नेपाल के अंदर एक तरीके से आक्रोश पैदा हुआ, और ये आंदोलनकारी ने सब कुछ जला करके ध्वस्त कर दिया, नेपाल को हालात में छोड़ दिया, और आज लीडरशिप नहीं है। कोई ग्रेटर नेपाल के बात करते हैं, वो लीडर बनने के लिए है, कोई गिशिंग है वो अलग बात करते हैं, गुरुंग है वो अलग बात करते हैं। तो सबके अपने अपने विचार है, लेकिन ऐसे विचार में जरूर मैं कहूंगा भारत जो है अपने को बहुत बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई जो है
जिस प्रकार से मस्जिद और ये मदरसे जो आप देखते हैं 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ गए हैं इंडो नेपाल बॉर्डर में, वो भी एक बहुत घंटे एक खतरे की घंटी है। और क्योंकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि अगर आप जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन बंद करते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन वहां से हो रहा है। अगर वहां की सरकार अपने भारत के साथ उसके तालमेल अच्छे नहीं है तो ये इन्फिल्ट्रेशन होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि पैसे का खतरा ज्यादा रहेगा। हाँ, हाँ, वो दरअसल एक सेफ रूट होता है। हाँ, वो लेकिन मैं इस पे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब के पास जाऊं, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछूं कि नेपाल के बॉर्डर को फेंसिंग कर पाना, उसको बाकी सीमाओं की तरह वहां भी तैनाती कर पाना कितना मुमकिन है? अगर सरकार चाहे तो कर पाएगी? अवधेश जी कह रहे नहीं। पहले संजय कुलकर्णी साहब आप कह दीजिए। हाँ, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि नदियां हैं, पहाड़ है, ये हर चीज हम अपने आप को क्यों एक इस तरह हम क्यों नहीं हमारी सोच बदली करते, क्यों नहीं दूसरा देश हम लोगों से घबराता कि यहाँ से लोग आ सकते हैं? हमारे पास तो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है ना, हम थोड़े से लोगों के लिए इतना सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट, मतलब ये नहीं कि हो नहीं सकता, सब हो सकता है पर होना नहीं चाहिए। क्यों हम लोगों को मतलब दूसरे बाकी में डरना है, तो हम लोग डर करके अपने आप को एक जेल बनाने की कोशिश करें, अब उसके अंदर नहीं। मुझे लगता है हम लोगों की सोच, हम लोगों की जो मानसिकता है उसको बदली करना पड़ेगा। पेट्रोल हमारे आले हैं, हमारे पास ड्रोन है, हमारे पास हेलीकॉप्टर है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, सब तरह के आले, आर्टिफिशियल, मतलब हमारे पास सब तरीके के हैं, और हम लोगों ने हर जगह फेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, और उसके बिना भी हम लोग अच्छे संबंध रख सकते हैं और काम रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, अभी आपने सुना कुलकर्णी जी को, वो कई सारे पहलुओं को लेकर के एक लाइन में कहें तो नतीजा ये निकालना है कि भारत को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, और उसके पीछे 2-3 खास रीजन है। चाइना भी वहाँ पे दखल कर रहा है, पाकिस्तान की भी नज़रें वहाँ पे रहती हैं, और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा, आशंका काफ़ी ज़्यादा रहती है। और इससे पहले की जो सरकार थी, अलग अलग बयानों को दे करके ऐसा लग रहा था कि भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बना पाई, जैसा आमतौर पे पहले रहा करता था। तो इस मौजूदा हालात को कैसे देखा जाए इस परिप्रेक्ष्य में? देखिए, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते एकदम अलग हैं, जिसको हम कभी कभी रोटी बेटी का रिश्ता भी कहते हैं, और पोरस बॉर्डर है जिसमें कोई भी आ जा सकता है। और उसके अलावा आप देखें कि जो अनुमान है कि लगभग कोई अनुमान तो 30 लाख तक जाता है कि नेपाली लोग जो है वो भारत में रहते हैं। 7 से 10 लाख भारतीय नेपाल में रहते हैं। वहाँ करीब 1 लाख के लगभग पेंशनर्स हैं जो भारतीय सेना से नेपाली गए हैं वापस। 30,000 नेपाली भारतीय सेना में। बहुत अलग रिश्ते हैं। तो उसको क्या केवल आप सुरक्षा के नजरिए से ही देखेंगे या कुछ दूसरे तरह से भी देखेंगे? तो फेंस लगा सकते हैं, आपने जो पूछा मुझसे। कभी कभी ये कहते हैं कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, और वो शायद यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक और सामाजिक और धार्मिक और अलग अलग तरह का रिश्ता बड़ा अलग है नेपाल के साथ। दूसरी बात, यदि लगातार अस्थिरता बनी रहती है नेपाल में, तो जाहिर है कि भारत को चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि भारत के साथ सीमा बड़ी अलग तरह की खुली सीमा है, और इतने नेपाली मूल के लोग, भारत मूल के लोग वहां हैं कि यदि उनका कोई भी ऐसे ताना बाना जुड़ता है, कोई आक्रामक रुख वाले लोगों का या आतंकी लोगों का, तो भारत को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए चौकन्ना तो रहना होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, तीसरी बात कि क्या हम इस बात पर ही केवल रुक जाएं कि अमेरिका ने कुछ किया है, पाकिस्तान ने कुछ किया, चीन ने कुछ किया, वगैरह वगैरह। मैं अक्सर कहता हूं कि शिकायत करना एक अच्छी रणनीति नहीं है जीवन में। रणनीति शिकायत से आगे बढ़कर जानी चाहिए। हाँ, यदि वहां अस्थिरता होती है तो जो भी उस अस्थिरता का फायदा उठाना चाहेगा वो जरूर आगे बढ़ेगा और उसका फायदा उठाएगा, चाहे कोई भी देश हो। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी देश का। तो क्या भारत को केवल वहीं तक सीमित रहना चाहिए, या किस तरह से भारत कुछ योगदान देकर वहां स्थिरता बनाने में सहायता दे सकता है? हमेशा से आप पिछले चाहे 50 के दशक से शुरू हो जाएं, जब वहां के राजा त्रिभुवन भागकर दिल्ली आए थे तो दिल्ली कंसेंसस बना था तब भी।
तो भारत ने लगातार एक संयम बनाते हुए हमेशा से योगदान दिया है। और उसके साथ जुड़ी हुई जो बहुत अच्छी बात है कि भारत के बाकी पड़ोस में देखें, उससे नेपाल हटकर वहां की सेना जो है उसने कभी भी सत्ता को हथियाने की आज तक कोशिश नहीं की है। कोशिश पर नहीं की है। लगातार जब भी इस तरह का अस्थिरता का माहौल बना है, चाहे वो राजा ने सरकार बर्खास्त की हो, या राजा भाग गए हो, या कोई भी वजह रही हो, माओइस्ट मूवमेंट रहा हो, सेना ने लगातार संयम से पूरा योगदान दिया कि वापस किस तरह से स्थिरता लाई जाए। अब मैं आखिरी बात पे आऊंगा कि जो वरिष्ठ राजनेता हैं नेपाल के, आप ये कहें कि किसी विदेशी ताकतों ने युवाओं को भड़का दिया है, तो क्या आपका हाथ युवाओं की नब्ज पर नहीं था? आपको नहीं मालूम था कि आपके युवा क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं, किस बात से दुखी हैं? लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी रह रही है 2 दशकों से। जब भी किसी राष्ट्र में प्रतिनिधियों को चुना जाता है सरकार बनाने के लिए, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि स्थिरता, समृद्धि, सुरक्षा किस तरह से बनाई जाए, और उसमें यदि सफल नहीं होते हैं तो ये जिम्मेदारी उन्हीं वरिष्ठ नेताओं की होती है। इसीलिए आप देखें कि श्रीलंका का उदाहरण दें तो अचानक देसानायके को चुना लोगों ने, फिर जितने भी वरिष्ठ पुराने बड़े दल, बड़े नेता थे, सबको नकार दिया, सबको हरा दिया युद्ध चुनाव। तो अब भी जब नए नाम आ रहे हैं, ये हमें नहीं तय करना है कि कौन से नाम वहां की जनता को, वहां के युवाओं को पसंद हैं। यदि वहां के युवाओं को कोई युवा नेता पसंद है तो वो उनकी मर्जी है, वो चुन सकते हैं युवा नेताओं को। मापदंड वही रहेगा कि क्या चुने हुए प्रतिनिधि जमीन पर लोगों को समृद्धि, शांति, संतुलन, सुरक्षा ये दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। यदि नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो कामयाब नहीं है, फिर वो असफल। लेकिन तो ये मुझे लगता है जो बार बार नेपाल में उथल पुथल होती है, उसकी जिम्मेदारी वहां के, मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल एलीट है उन पर जाती है, और वहां की पॉलिटिकल कल्चर में कुछ चेंज की मुझे लगता है कि जरूरत है आज।